ओनली दिस 3 लॉस और सारा का सारा प्लेनेटरी मोशन खत्म। क्या आप कभी सोचते हैं कि हम सन के राउंड तो लगा रहे हैं लेकिन सन से टकराते क्यों नहीं है? तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। क्या आपको पता है जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वो सर्कल में नहीं जबकि एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं? हाँ, तो अगर आपको नहीं पता तो आज उसको हम क्लियर करेंगे। किसके मदद से? इस वीडियो की मदद से, विच इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो लेट्स गेट इनटू वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम यश पाठक और आप देख रहे हैं सनराइज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ को। आज हम पूरा का पूरा 3 केपलर्स लॉ स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है, स्कूल में हमें इसे रटाया जाता है, बट आज मैं आपको ये तीनों के तीनों डेफिनेशंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। उसके बाद आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू आर वेल टू डू। चाहे एक लॉ पूछ ले, चाहे 2 या तीनों लॉ, आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। Planetary motions has been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observation of the planet's position were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary motions and positions and motion. Johannes Kepler studies this data. He noticed that the motion of a planet follows certain law. He stated 3 laws describing planetary motions. These are known as Kepler's law, which are given below. तो इस पूरे में अपने को क्या बताया गया है कि देखो, सबसे पहले कौन था? गैलीलियो नामक एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या, टेलीस्कोप का क्या किया था, डिस्कवरी। एक प्लैनेट्स को, सन को, इन सब चीज़ों को हम देख सकते थे। किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से। उसको डिस्कवर किसने किया था? गैलीलियो ने। लेकिन उसके पहले जब लोगों के पास टेलीस्कोप नहीं था तो लोग क्या करते थे, नेकेड आइज से देख के एक अजम्पशन देते थे, एक थियोरी देते थे। तो बहुत सारी थियोरीज, बहुत सारे डेटास को कंपाइल करके, खुद की स्टडी करके जॉनस केपलर ने अपने को क्या किया, इन्होंने प्लैनेट के पोजीशंस को नोटिस किया और इन्होंने कुछ लॉज बनाए। और इन्होंने लॉज ऑफ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशंस, इन्होंने 3 लॉ बनाया प्लैनेट्स को देखने की, कैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। और उसी लॉ को आज हम लोग केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताता हूँ, ये जानने से पहले आपको क्या जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको समझना केपलर्स लॉ एकदम ईजी हो जाएगा। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये एक सर्कल है। इसका कहीं बीच में एक सेंटर होगा, ठीक है, जिसको आप सेंटर बोल लो, आप एक फोकस बोल लो। एग्री? अगर आपको इतना समझता है देन यू आर गुड इनफ। सेकेंड थिंग, अब समझो ये एक एलिप्स है, ठीक है। ये क्या है? ये एक एलिप्स है जिसको हम एलिप्टिकल शेप बोलते हैं, ओवल शेप बोलते हैं, आप जो भी बोल लो। तो जैसे इसका एक फोकस था या फिर एक सेंटर था, इसके पास अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे 2 फोकस होता है। अब अगर एक था तो फोकस बोल रहे थे, और अगर 2 हो जाएगा तो उसको हम फोकाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फोकाई। तो ये हो गया 1 फोकाई, ये हो गया 2nd फोकाई। आप इसको सेंटर नहीं बोल सकते क्योंकि सेंटर सिर्फ सर्कल के पास होता है। इसके पास क्या होता है? 2 फोकाई होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये हो गया अपना सन, ये हो गया एक एलिप्स ना, ये हो गया सन, ये हो गया एलिप्स। तो यहाँ पे 2 फोकाई होते हैं। समझ लो किसी एक फोकाई पे अपना सन है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अर्थ ना, अर्थ है। तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसके ऐसे राउंड 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 घूम रहा है। अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसके सन के एक फोकस पे घूम रहा है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ रहा है तो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट ना, हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट मतलब जो उसका पाथ है वो कैसा है? एलिप्स है। इतना पता है आपको। ऑर्बिट है जो प्लैनेट्स के वो कैसे हैं? एलिप्स है। इसका मतलब जो प्लैनेट्स के पाथ है वो कैसे हैं? एलिप्टिकल है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब क्या? मतलब एलिप्टिकल तो है ही, साथ ही साथ सन एक कहाँ पे है? एक फोकाई पे है। इतना समझा? ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ही कंप्लीट हो गई हमारी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, एलिप्टिकल है, ठीक है। ये पाथ भी हो गया। यहाँ पे सन एक फोकाई पे है और सपोज करो यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रहा है? राउंड मारे जा रहा है। तो यही बोल रहा है ना ये, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है? एलिप्स है। विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन एक फोकाई पे है, 2 फोकाई होते हैं, समझ लो सन इस फोकाई पे भी हो सकता है, इस फोकाई पे भी। हमको सिर्फ एग्जाम्पल लेना था, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ कंप्लीट। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? एकदम सिंपल सा, याद करो। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। खत्म हो गया। तो इतना इजी था फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये याद करना है। अब आते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ भी बहुत सिंपल है। ये लीक इस तरीके से दिया है कि अपने को थोड़ा सा देख के बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ना फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये फिर आपको समझेगा प्रॉपर। अब देखो, समझो ये अपना एक एलिप्स हो गया,
यहाँ पे सन एक फोकाई पे है। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम दो वो ले लेते हैं ना, जैसे एक ये, दूसरा ये ना। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी। तो अर्थ क्या कर रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ये था अपना सन। अब सपोज करो इस डिस्टेंस या फिर इस एरिया को कवर करने के लिए 2 आवर्स, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बट सपोज करो 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। सेम वाइज यहाँ से यहाँ तक का भी एक एरिया है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब समझो इस डिस्टेंस को भी कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब अपने को ना देख के क्या लग रहा होगा कि ये एरिया थोड़ा ज़्यादा है और ये एरिया कम है, ठीक है, बट बोथ विल टेक 2 आवर। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, अभी तो हम बोल रहे थे। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, बस अब इतना समझो कि सपोज करो ये ए पॉइंट से जा रहा है, बी पॉइंट से जा रहा है ना, समझो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जब सन से वो ऑर्बिट या फिर सन से जब वो प्लैनेट, सपोज करो अर्थ ही हो गया, जब वो सन से दूर होता है ना तो थोड़ा सा स्लो मूव करता है, स्लो 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 स्लो। बट जब वो सन के नज़दीक आता है ना फास्ट मूव करता है, फास्ट 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 फास्ट, फिर स्लो 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 स्लो। तो जो ये यहाँ पे स्लो 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 मूव करता है, इसलिए क्या होता है, सपोज करो जितना वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे फास्ट मूव करता है, तो यहाँ पे वो कम टाइम में ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम में कम एरिया कवर करता है, लेकिन एरिया वाइज जो टाइम लगता है वो सेम लगता है, ठीक है। बस हमको ऐसा लगता है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मूव करता है, यहाँ पे बहुत फास्ट मूव करता है, स्लो 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 फास्ट, स्लो फास्ट। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन और प्लैनेट को, वो क्या कर रही है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, स्वीप्स इक्वल एरिया, ठीक है। क्या कर रही है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या, वो एक देखो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, ये कोई यहाँ पे ये एरिया हो गया, ये और ये एरिया हो गया, और ये तीनों के तीनों अपने को देख के डिफरेंट एरिया लग रहे हैं, बट इस लॉ के हिसाब से तीनों एरिया सेम है। बस वही हमको समझ में आ रहा है ना। देखो अभी जैसे ये दूर है तो यहाँ पे ये कम एरिया दिख रहा है, यहाँ पे नज़दीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, वो सेम एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप उसका एक एवरेज निकालेंगे, बस हमको लग क्यों रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो मूव कर, फास्ट मूव करता है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये समझ गया अपने को। अब आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर, थर्ड लॉ समझाते हैं, बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना ये दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। वेट अ सेकेंड, मैंने ऑलरेडी वो रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आप ये वीडियो देखोगे ना, देन यू विल लाइक एकदम क्लियर हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। देखो अब मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो स्लो 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 स्लो, नज़दीक आया, फास्ट हो गया, स्लो 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 स्लो। देखो उसके नियर बाय आया, फास्ट हो गया। अब समझा यहाँ पे जो वो फास्ट हो जा रहा था ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे ज़्यादा था। अब समझो प्लैनेट यहाँ पे ये है, तो इनके बीच में ग्रेविटी क्या थोड़ा ज़्यादा लगेगी, और यहाँ पे ग्रेविटी कम लग रही थी, इसलिए वो स्लो मूव कर रहे हैं। इसलिए हमको क्या लगता है, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, एरिया सेम कवर होगा सेम टाइम में, बस वो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मूव करता है और यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पीड मूव करता है। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये समझ गया। अब थर्ड लॉ पढ़ते हैं। देखो अब ये बनाने के लिए सब बहुत बड़ा सा लॉ बना दिया कि भाई ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक सा है, आपको मैं बताता हूँ मैं। देखो क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। अब ये क्या बोलने की कोशिश किया मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस को आर ले लेता हूँ, आर ही लिया यहाँ पे, मैं भी आर ले लेता हूँ, आप एम कुछ भी ले सकते, आर लिया, ठीक है। तो आर क्यूब, तो देखो अभी हम अपनी डेफिनेशन को तोड़ते हैं। इसने क्या बोला था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बहुत सिंपल है। अब इस डेफिनेशन में आपको क्या बोल रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जैसे मैं क्या बोल दूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इस चीज़ में मैं चेंज करूँगा तो इसमें भी वो चेंज आएगी। अगर मैं इसमें बढ़ाऊँगा टाइम तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा।
अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये ना जो इतना पूरा अपने को ऐसा लंबा सा बना के दिया ना, अपने को कुछ नहीं समझना है, अपने को सिर्फ सिंपल सा मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा और पूरा का पूरा क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। देखो एक एलिप्स, दूसरा एलिप्स, तीसरा एलिप्स ना, थोड़ा सा एलिप्स यहाँ वहाँ है, बट स्टिल अपने को समझना है तो अपने को उतना उस पर पंचायत नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एक यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सन एक ही है, ठीक है। हम एग्जांपल से ले रहे, तो मैं ऐसा इसी में बना के रखा हूँ मैंने। अब सपोज करो सबसे नज़दीक कौन होता है, मर्क्यूरी। कोई और समझ लो, कोई एक्स प्लैनेट जो दूर है, और यहाँ पे समझ लो अर्थ है, ठीक है। अब एकदम बेसिक सी बात मुझे बताओ, सबसे कम डिस्टेंस किसका लग रहा है, इसका लग रहा है। सबसे कम पाथवे इसका लग रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका लग रहा है, और उससे थोड़ा ज़्यादा इसका लग रहा है। क्या इतना समझ रहा है आपको कि हाँ भाई ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा है, इतना समझ में आ रहा है। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ, सपोज करो मैं से बोलता हूँ कि ये 5 का डिस्टेंस है, ये 10 का डिस्टेंस है, और ये 15 का डिस्टेंस है, मानते हो, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ इसको घूमने में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समझ लो इसको घूमने में 2 दिन लग रहा है, इस डिस्टेंस को घूमने में अगर 4 दिन लग रहा है, और इस डिस्टेंस को घूमने में 6 दिन लग रहा है, तो क्या ये गलत बात होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 था तो 2 दिन लगा, 10 था तो 4 दिन लगा, और 15 था तो 6 दिन लगा। इतना समझा? ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि ये हो गया अपना डिस्टेंस ना, आर को हम डिस्टेंस से डिनोट करते, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं। ये भी हो गया अपना डिस्टेंस, ये भी हो गया अपना डिस्टेंस, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 हो गया टाइम, 4 हो गया टाइम, और 6 हो गया टाइम। तो यहाँ पे आपने क्या नोट किया, जब टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ गया। इन शॉर्ट, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ गया। तो हमने यहाँ पे भी तो वही बोल रहे हैं ना, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सेम चीज़ हमने बोला, देखो ना, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। अब इसी को मैं लिख दूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस देखो इस लाइन को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा टी का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ये तो अभी हमने यही देखा ना, डिस्टेंस बढ़ा टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा और टाइम बढ़ गया। सिंपल सी बात यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम बढ़ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पे जैसे टाइम का स्क्वायर दिया है और यहाँ पे ये आर क्यूब दिया है, ठीक है, बस खत्म। अब देखो, अब आपको ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये कैसे सॉल्व कर दिया, अपने को बहुत लाइक हार्ड लग रहा होगा। कुछ हार्ड नहीं है, एकदम बेसिक सा है, समझाता हूँ मैं। देखो वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पे दिया हुआ है कुछ कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, और उसका उसने क्या सेकंड में लिख दिया है कि टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। तो ये अपने को समझ में ही नहीं आया कि भाई उसने डिराइव कैसे किया, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। देखो टी स्क्वायर, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इज इक्वल्स टू भी होता है, ठीक है। एक तरीके से समझ लो ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस पॉजिटिवली करूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिवली आएगा, इसका मतलब इज इक्वल टू ही हो गया, इज इक्वल्स टू ही हो गया ना। तो सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे इज इक्वल्स टू डालना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू डाल दूंगा। बट यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, तो ये इज इक्वल्स टू नहीं होगा। कब नहीं होगा? क्योंकि ये वैल्यू इक्वल तब होगी जब दोनों में क्या होगा, यहाँ पे भी क्यूब हो, यहाँ पे भी क्यूब हो। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्यूब ना लेने की जगह मैं के कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। कॉन्स्टेंट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको दोनों को वैल्यू को बराबर करनी होती है और हमें एक चीज़ कोई कम पड़ रही होती है। मैं यहाँ पे के ले लूँ, ठीक है। अब क्या हो जाए, यहाँ पे मैं लिख दूँ आर का क्यूब। अब देखो ये यहाँ पे सपोज करो, देखो ये मैं बहुत बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे आपको कोई एक्सप्लेन करेगा ही नहीं। आर का क्यूब, तो अगर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊँ तो इसका पता है कैसे दिख रहा होगा, के इंटू आर का क्यूब। ये समझ रहा है अपने को, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा एग्जैक्टली। ये ना देखो, यही चीज़ें तो हमको नहीं समझ में आती, जो हमको नहीं समझ में आ रही होगी, हमने नहीं समझी होगी तो हमको बाद में समझी, इसलिए हम आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है। इतना बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, टी स्क्वायर ये इंटू था। अब इतना तो बेसिक जानते हैं ना कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा पक्का, के इंटू आर का क्यूब था, अगर वहाँ लेके जाऊँ तो वो पक्का डिवाइड हो जाएगा। चलो अगर इतना समझ में आ रहा है इनफ है। टी स्क्वायर, अब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो मैं क्या कर दूंगा, आर का क्यूब। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ रहा है कि हाँ भाई इनके बीच में कुछ डिवाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है। और ये के वैसे का वैसा रह जाएगा, जिसको हम
कांस्टेंट बोलते हैं। समझा? देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस उसने अपने को समझाया नहीं था, मैंने आपको समझा के दे दिया। और देखो पहला लॉ तो सिंपल सा था, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है, उसका पाथवे कैसा है, एलिप्स है। बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पाथवे एलिप्स है विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। पहला लॉ बहुत सिंपल है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, देखो ये क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। मतलब क्या, यहाँ का यहाँ का यहाँ का तीनों एरिया अपने को देख के अलग लग रहा है, लेकिन क्या है, तीनों इक्वल एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब सबसे सिंपल सी बात क्या समझना है, जब सन के नज़दीक अर्थ आएगा तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ के कंपेयर में यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, ये मानते हो? तो सीधी सी बात है, जब ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो पुल ज़्यादा होगा, तो वो उतना तेज़ मूव करने की कोशिश करेगा वहाँ से, करेगा यहाँ पे वो उतना ही कम मूव करने की कोशिश करेगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमको कुछ समझना ही नहीं है। और थर्ड लॉ में वो क्या बोल रहा है, स्क्वायर पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब क्या, स्क्वायर पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सन। इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, थोड़ा खिचड़ी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, स्क्वायर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने 3 लॉ पढ़े, पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ, ठीक है। ये तीनों लॉ को आप प्रॉपर्ली बाय करेंगे, याद करेंगे अच्छे से। याद करने का क्या भाई, हमने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, हाँ ठीक है। अब एग्जाम में अगर वो बोले ना कि लाइक राइट, तो आप राइट नहीं, आप राइट के साथ साथ एक्सप्लेन भी। और हाँ, ये डायग्राम भी हो सके तो बना देना, डायग्राम के ऊपर भी मार्क्स मिलता है।